हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजबाला आपके यूट्यूब चैनल राज चहल अकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एचएट पीजीटी हिंदी की कक्षाएं चल रही हैं और जिसमें हम निरंतर आपके पाठ्यक्रम में शामिल जो रचनाएं हैं उन पर व्याख्यात्मक रूप से चर्चा करते हैं। आज हम फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन पर बहुत व्याख्यात्मक रूप से चर्चा करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो है वो कारगर सिद्ध होंगे। तो आज की कक्षा जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस कक्षा को अंत तक जरूर देखिएगा। कोई भी जो प्रश्न है या कोई भी मिनट है आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु, देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो एक आंचलिक उपन्यासकार के रूप में हिंदी साहित्य में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो चलिए इन पर हम थोड़ी व्याख्यात्मक रूप से चर्चा करेंगे। हाँ, भाग गया। चलिए, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, चलिए, फणीश्वर नाथ रेणु क्या थे? एक आंचलिक उपन्यासकार थे। फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार थे, कहानीकार भी थे और उपन्यासकार के रूप में ये हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। तो इनके जीवन पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म है वो हुआ था 4 मार्च 1921 को। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को कहाँ हुआ था? बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था। आजकल ये कहाँ पड़ता है? अररिया में पड़ता है। बिहार के पूर्णिया जिले में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 4 मार्च 1921 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम पिता का नाम क्या था? शीलानाथ मंडल था। इनके पिता का नाम क्या था? शीलानाथ मंडल था। ठीक है, पिता शीलानाथ मंडल थे। और देखिए, इनके विषय में एक बात प्रसिद्ध है कि इनके जो पूर्वज थे वो बंगाल से आकर के अररिया में बसे थे और ये धान की खेती जो है वो क्या करते थे, इसीलिए इनको धानुक कहा जाता है। यानी कि जो फणीश्वर नाथ रेणु है वो धानक समाज से संबंधित थे। ठीक है, तो इसी धान की खेती करने के कारण इनको क्या कहा जाता है? धानुक कहा जाता है। पिता शीलानाथ मंडल थे। माता का नाम क्या था? पानो देवी था। माता कौन थी? पानो देवी थी। और इनकी दादी कौन थी? इनकी दादी भाजो देवी थी। इनकी दादी के विषय में देखिए, एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि इनके जो रेणुआ नाम के पीछे जो है वो एक कहानी है। जब फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था तो इनके परिवार को पहली बार ऋण लेना पड़ा था, जिसके कारण इनको जो है वो इनकी दादी बड़े प्यार से रिनुआ कह करके पुकारती थी और धीरे धीरे ये रिनुआ से क्या हो जाते हैं? रेणु हो जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो शिक्षा दीक्षा है, देखिए, प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अररिया और फारबिसगंज में ली और फिर ये जो है वो अपनी मैट्रिक की परीक्षा को पास करने के लिए नेपाल में चले जाते हैं और नेपाल के विराट नगर से अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं। और कोइराला परिवार था वहाँ कोई, उस कोइराला परिवार में रह करके अपनी शिक्षा जो है वो 10वीं की पूरी करते हैं और फिर 12वीं में फिर ये हिंदू कॉलेज में आकर के फिर एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, और देखिए, जो फणीश्वर नाथ रेणु है वो क्या थे? एक बहुत ही मतलब कि क्रांतिकारी व्यक्तित्व के जो धनी थे, क्योंकि इनके पिताजी जो हैं वो भी ऐसे ही व्यक्ति थे। पिताजी चाहे किसानी बेशक किया करते थे, लेकिन किसानी करते हुए भी क्रांतिकारी गतिविधियों में ये हमेशा भाग लेते थे। तो वही प्रभाव किस पर दिखाई पड़ता है? वही प्रभाव फणीश्वर नाथ रेणु पर दिखाई पड़ता है। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उस गतिविधि में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं और अंग्रेजी सरकार के द्वारा ये पकड़ लिए जाते हैं और फिर ये जो है वो जेल में भेज दिए जाते हैं। जेल में इनके ऊपर बहुत अत्याचार किए जाते हैं क्योंकि अपने साथियों का नाम नहीं बताते हैं। ठीक है, अपने साथियों के नाम न बताने के कारण उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए जाते हैं। यानी घोड़ों से बांधकर इनको जो है वो रस्सियों से बांधकर पूरे गांव में फिरवाया जाता है और घसीटा जाता है पूरी तरह से। कीलों की जो नोक है उससे इनको छेदा जाता है, लेकिन फिर भी अपने मित्रों का नाम नहीं बताते हैं। और बहुत ज़्यादा अत्याचार होने के कारण इनकी जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाता है। तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा इनको
पटना मेडिकल कॉलेज में भेज दिया जाता है। तो पटना मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान इनकी सेवा में एक नर्स नियुक्त की जाती है जिसका नाम था लतिका राय चौधरी। लतिका राय चौधरी जो है वो इनकी बहुत सेवा किया करती थी, बहुत अच्छे स्वभाव की महिला थी और उसकी सेवा से और उसके स्वभाव से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। और जेल से आने के पश्चात 1952 ईस्वी में वो लतिका राय चौधरी से विवाह कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पहले विवाहित नहीं थे। पद्मा देवी जो थी इनकी पत्नी थी और 4 बच्चे भी इनके हो चुके थे। इसके बावजूद ये जो है वो लतिका राय चौधरी से विवाह कर लेते हैं। लेकिन लतिका राय चौधरी एक बहुत ही समर्पित महिला थी और वो जो है जीवन के अंत तक जो है फणीश्वर नाथ रेणु की सेवा करती है, उनका साथ देती है। महिला अंचल के प्रकाशन में भी कहीं ना कहीं जो लतिका राय चौधरी है उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि आर्थिक सहयोग जो है वो बहुत ज्यादा इन्होंने किया था फणीश्वर नाथ रेणु का, क्योंकि फणीश्वर नाथ रेणु के पास महिला अंचल को प्रकाशित करने के लिए पैसे नहीं थे। तो लतिका राय चौधरी ने अपने गहने बेच करके महिला अंचल को प्रकाशित करवाया था और उनका वो त्याग जो है वो रंग लेकर के आया। मेला आंचल जो है वो रातों रात जो है एक प्रसिद्ध कृति के रूप में स्थापित हो गया और जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन का एक बहुत ही ऐसा उपन्यास बन गया जो कि प्रसिद्धि उनको देता है और प्रथम आंचलिक उपन्यासकार के रूप में उनको स्थापित करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनके विषय में हम बात कर रहे थे। अब इनकी हम कहानियों के विषय में बात कर लेते हैं, क्योंकि पहलवान की ढोलक आपके पाठ्यक्रम में इनकी कहानी लगी हुई है। ठीक है, तो जैसे ये जो है वो 1942 ईस्वी में पकड़े गए थे और 1944 में जेल से छूटते हैं। तो जेल से छूटते ही इन्होंने पहली कहानी अपनी प्रकाशित करवाई थी जिसका नाम था बट बाबा। ठीक है, बट बाबा जो है इनकी पहली कहानी थी जो 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? विश्वामित्र पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। पूछा जा सकता है कि जो फणीश्वर नाथ रेणु है उनकी पहली कहानी कौन सी है? तो बट बाबा है, विश्वामित्र में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, लेकिन ये कहानी ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुई। इनकी दूसरी कहानी थी जो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, पहलवान की ढोलक। ये इनकी जो कहानी थी। ठीक है, पहलवान की ढोलक। और इसका प्रकाशन भी 1944 में ही हुआ था। पहलवान की ढोलक का प्रकाशन, क्योंकि जिस तरह से टीजीटी में प्रश्न आ रहे हैं तो पूछा जा सकता है आपसे कि पहलवान की ढोलक का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ये भी विश्वामित्र पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी। पहलवान की ढोलक जो है वो भी विश्वामित्र पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसके पश्चात जो है वो इनके 5 कहानी संग्रह मिलते हैं। कौन कौन से कहानी संग्रह मिलते हैं? देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने जीवन में 69 कहानियां लिखी थी। फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने जीवन में 69 कहानियां लिखी थी और ये जो है वो 5 जो कहानी संग्रह है उनमें संकलित है। उनकी हम बात कर लेते हैं। कहानी संग्रह कौन कौन से थे? देखिए, इनका जो प्रथम कहानी संग्रह था उसका नाम था ठुमरी। प्रथम कहानी संग्रह का नाम था ठुमरी, जो प्रकाशित हुआ था 1959 में। इसमें कितनी कहानियां थी? इस ठुमरी में 9 कहानियां थी। इस ठुमरी के अंदर कितनी कहानियां थी? 9 कहानियां थी। लेकिन इसमें ठुमरी नाम की कोई कहानी नहीं है। ठुमरी जो इनका कहानी संग्रह है उसमें ठुमरी नाम की कोई कहानी नहीं है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और इसके अंदर जो मुख्य जैसे पहलवान की ढोलक है, जैसे लाल पान की बेगम है, तीसरी कसम है, तो ये पंचलाइट है, इस तरह की जो बहुत प्रसिद्ध कहानियां हैं ये सारी ठुमरी नामक कहानी संग्रह में संकलित है। 9 कहानियां संकलित है। इस तरह से इसको याद कर लो कि 59 और 9। ठीक है, अंत वाला अक्षर जो है वो इतनी ही कहानियां हैं इसके अंदर। और ठुमरी क्या होता है? ठुमरी एक राग होता है। ठीक है, जिसमें जो उतार चढ़ाव जो है वो आता रहता है। इसी प्रकार जो है वो कहा है, जो फणीश्वर नाथ रेणु कहते हैं कि सभी कहानियां ठुमरी धर्मा है, यानी कि जो कहानी है उसके पात्र जो है उनके जीवन में कभी खुशी और कभी गम जो है वो देखने को हमें मिलता रहता है। जैसे लाल पान की बेगम है, कैसे उसके अंदर हमें दिखता है कि कैसे वो पहले जो उसके पति जब बैलगाड़ी लेकर नहीं आते कैसे निराश हो जाती है, फिर वो बैलगाड़ी में ले चढ़ा कर के सारी औरतों को ले जाती है, बलरामपुर का नाच देखने जाते हैं। तो वो सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं। ठीक है,
तो ऐसी कहानियां हैं लगभग सारी की सारी इसके अंदर। ठुमरी, ठीक है, इनका प्रथम कहानी संग्रह है ठुमरी। दूसरा कहानी संग्रह है इनका, दूसरा कहानी संग्रह है इनका जिसका नाम है आदिम रात्रि की महक। दूसरा कहानी संग्रह है, क्या है इनका, कौन सा है, आदिम रात्रि की महक, जिसका प्रकाशन हुआ था 1967 में। आदिम रात्रि की महक, आदिम रात्रि की महक, जिसका प्रकाशन कब हुआ था, 1967 ईस्वी में। ठीक है, आदिम रात्रि की महक का प्रकाशन हुआ था 1967 ईस्वी में। आगे देखिए, अग्निखोर, इनकी जो अगला जो कहानी संग्रह है उसका नाम है अग्निखोर। ठीक है, अग्निखोर, जिसका प्रकाशन हुआ था 1973 में। और तीसरा है इनका, चौथा कहानी संग्रह है इनका श्रावणी दोपहर की धूप। श्रावणी दोपहर की धूप, इसका प्रकाशन कब हुआ था, जिसका प्रकाशन हुआ था 1984 में। 1984 में। अगला इनका है अच्छे आदमी। पांचवा कौन सा है, अच्छे आदमी, जिसका प्रकाशन हुआ था 1986 में। अच्छे आदमी, इसका प्रकाशन हुआ था 1986 में। यानी कि दो ऐसी जो कहानी संग्रह है जिसका प्रकाशन इनके मरणोपरांत हुआ था, और 3 कहानी संग्रह ऐसे हैं जिनका प्रकाशन इनके जीते जी हो गया था। 1977 ईस्वी में जो फणीश्वरनाथ रेणु है उनका देहांत हो गया था। ठीक है, एक बहुत लंबी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, तो उस बीमारी से जूझते हुए जो है इनका देहांत हो जाता है। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं इनके उपन्यासों की। जो फणीश्वरनाथ रेणु है वो हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध है, और मैला आंचल क्या माना जाता है, इनका पहला जो है वो प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास माना जाता है। देखिए, मैला आंचल, ठीक है, मैला आंचल बहुत प्रसिद्ध है। इसका प्रकाशन कब हुआ था, इसका प्रकाशन हुआ था 1954 ईस्वी में, और हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास इसको माना जाता है। मैला आंचल को क्या माना जाता है, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास। ये आंचलिकता क्या होती है, आंचलिकता क्या होती है, आंचलिक का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष को इस रूप में प्रदर्शित करना कि वो क्षेत्र विशेष ही क्या बन जाए, मतलब कि उस कृति का केंद्र बन जाए। वो क्या होता है, वो आंचलिक उपन्यास होता है। यानी कि उस क्षेत्र की भाषा, बोलचाल, रहन सहन, रीति रिवाज, अच्छाई बुराई जो भी उसके अंदर है वो सारी की सारी जो है वो अभिव्यक्त होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। ठीक है, ये इनका पहला उपन्यास था। दूसरा उपन्यास क्या दूसरे उपन्यास का नाम था इनका परती परिकथा। ठीक है, जिसका प्रकाशन 3 वर्ष बाद हुआ था 1957 ईस्वी में। और इसमें तो कौन से गांव की कथा है, इसमें पूर्णिया के मैरीगंज की कथा है। पूर्णिया के मैरीगंज की कथा है, और इसमें जो है वो परानपुर गांव की कथा को आधार बनाया गया है। ठीक है, इसमें कौन सा गांव है, इसमें परानपुर गांव है। देखिए, जो फणीश्वर नाथ रेणु है उन्होंने दीर्घ उपन्यास और लघु उपन्यास, 2 तरह के उपन्यास लिखे हैं। तो मैला आंचल और परती परिकथा, ये दोनों ही कैसे उपन्यास है, इनके दीर्घ उपन्यास हैं। बाद के जो उपन्यास है वो इनके लघु उपन्यास है, यानी कि छोटे छोटे से इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, तीसरा ये उपन्यास कौन सा है इनका, तीसरा उपन्यास है इनका दीर्घतपा। तीसरा उपन्यास है इनका दीर्घतपा, जो 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दीर्घतपा 1964। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसमें ये दर्शाया गया है कि किस प्रकार जो हॉस्टल हैं उनमें लड़कियों को कैसे उनके साथ अनुचित व्यवहार होता है, कैसे देह व्यापार में उनको धकेला जाता है, हॉस्टल के जो मालिक हैं वो कैसे अनुचित जो है वो कार्य करते हैं हॉस्टलों में। तो वो सारी की सारी कथा इसमें दर्शाई गई है। और बाद में जो फणीश्वर नाथ रेणु है इसको कलंक मुक्ति नाम से प्रकाशित करवाते हैं। बहुत ही एक महत्वपूर्ण
यहाँ पर प्रश्न आपका बन रहा है, कलंक मुक्ति के नाम से इसको प्रकाशित करवाते हैं। जब इसका दूसरा संस्करण आता है ना दीर्घ तपा का, उस दीर्घ तपा के दूसरे संस्करण को ये कलंक मुक्ति नाम से प्रकाशित करवाते हैं 1972 ईस्वी में। ठीक है, और इनका चौथा उपन्यास है, उसका नाम है जुलूस। जुलूस, ठीक है, चौथे उपन्यास का नाम है जुलूस। और ये कब प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था 1965 में। 1965 में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो नवयुवक हैं, कैसे उन्होंने बलिदान दिया और कैसे जो है वो स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, वो सारी बातें जुलूस में है। और एक इनका उपन्यास है जिसका नाम है कितने चौराहे। ठीक है, कितने चौराहे, इसका प्रकाशन हुआ था 1966 में। ठीक है, इसका प्रकाशन हुआ था 1966 में। नहीं भाई, जुलूस में तो क्या है? जुलूस में तो है कि जैसे कि शरणार्थियों की कथा है इसके अंदर। ठीक है, जुलूस में तो शरणार्थियों की कथा है कि पाकिस्तान से विस्थापित होने के पश्चात जो लोग आए थे, शरणार्थियों को जो समस्याएं भोगनी पड़ी थी, वो सारी हैं जुलूस के अंदर। और जो कितने चौराहे हैं उसके अंदर जो नवयुवक हैं उनके बलिदान का चित्रण है। ठीक है, कितने चौराहे में। ठीक है, अगला है पलटू बाबू रोड। सातवां कौन सा है इनका? पलटू बाबू रोड। पलटू बाबू रोड। और इसमें क्या है? ये प्रकाशित हुआ था इनका 1979 में, मृत्युपरांत प्रकाशित हुआ था। और इसमें कांग्रेसी राज के अंदर जो भ्रष्टाचार सारा का सारा फैला हुआ है उसका पर्दाफाश इन्होंने किया था। और इनका एक अधूरा उपन्यास है जिसका नाम है राम रत्न राय। राम रतन राय इनका एक उपन्यास है जो कि क्या है? इनका अधूरा उपन्यास है। आपसे पूछा जा सकता है कि फणीश्वर नाथ रेणु के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए, तो वो कौन सा है? राम रतन राय। ठीक है, अधूरा उपन्यास है इनका। आगे देखिए, इन्होंने जो है वो कुछ रिपोर्टाज भी लिखी हैं और आपके पाठ्यक्रम में इनकी रिपोर्टाज शामिल है। तो रिपोर्टाजों को जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। ठीक है, रिपोर्टाज लिखी थी। मैंने आपको बताया था कि फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी शिक्षा जो है वो नेपाल से प्राप्त की थी। तो 1950 के अंदर नेपाल के अंदर क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति पर इन्होंने क्या लिखा था? रिपोर्टाज लिखा था, नेपाली क्रांति कथा। किस नाम से लिखा था? नेपाली क्रांति कथा। कब प्रकाशित हुआ था? ये 1977 ईस्वी में। ठीक है, बिहार के अंदर एक बार बाढ़ आई थी, एक बार सूखा पड़ा था। ठीक है, उसको ये लिखते हैं, उसको किस नाम से लिखते हैं? ऋण जल घन जल। ऋण जल, ऋण जल और धन जल, धन जल। ठीक है, इस नाम से इसको, ये भी क्या है? रिपोर्टाज है। इसका प्रकाशन हुआ था 1977 ईस्वी में। और एक रिपोर्टाज और है इनका जिसका नाम है वन तुलसी की गंध। वन तुलसी की गंध, वन तुलसी की गंध, जिसका प्रकाशन हुआ था 1984। वन तुलसी की गंध 1984, ये भी इनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुई है। और चौथा था इनका श्रुत अश्रुत पूर्व। श्रुत अश्रुत पूर्व। ठीक है, श्रुत अश्रुत श्रुत पूर्व जो है वो रिपोर्टाज थी इनकी, ये भी प्रकाशित हुई थी कब? 1986 ईस्वी में। ठीक है, अब थोड़ी सी एक दो और महत्वपूर्ण बातें हैं जो जानना आपके लिए जरूरी है। जैसे कि जो बहुत से जो साहित्यकार हैं, वो मैला आंचल पर जो है वो सतीनाथ भादोड़ी का एक धोदाई चरित्र एक उपन्यास था, उस उपन्यास का जो है वो प्रभाव मानते हैं या उसका रूपांतरण उसको मानते हैं। ठीक है, मैला आंचल पर किसका उपन्यास, किसके उपन्यास का प्रभाव माना जाता है? मैला आंचल, धोदाई चरित्र। ठीक है, धोदाई चरित्र जो किसका लिखा हुआ है? जो सतीनाथ भादुड़ी का लिखा हुआ है। बांग्ला का उपन्यास है सतीनाथ भादुड़ी। ठीक है, सतीनाथ भादुड़ी का उपन्यास है ये। कौन सा? धोदाई चरित्र माना जाता है कि इसी का रूपांतरण इन्होंने हिंदी में कर दिया है। आरोप लगाया जाता है लेकिन जो है ये सच्चा नहीं है। ठीक है, नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, इन्हें क्या है?
प्रेमचंद के बाद का दूसरा उपन्यासकार, दूसरा प्रसिद्ध उपन्यासकार मानते हैं इन्हें। प्रेमचंद के पश्चात दूसरा प्रसिद्ध उपन्यासकार मानते हैं, दूसरा प्रसिद्ध उपन्यासकार मानते हैं। ठीक है, मानते हैं। और एक है हरिकृष्ण कोल। ठीक है, हरिकृष्ण कोल है एक। ठीक है, वो क्या लिखते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाओं को पढ़कर लगता है कि जीवन जीने योग्य है, त्याज्य नहीं। लिख लीजिए, फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाओं को अच्छी भली राइटिंग खराब हो जाती है इस बोर्ड पर। हरिकृष्ण कोल क्या लिखते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाओं को पढ़कर लगता है जीवन जीने योग्य है, त्याज्य नहीं। जीवन जीने योग्य है, त्याज्य नहीं। कौन कहते हैं? हरिकृष्ण कोल कहते हैं। दोनों ही बातें जो है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एक आध बात और है इनके विषय में, वो भी थोड़ी सी देख लेते हैं। इन्होंने 2 संस्मरण लिखे हैं। इन्होंने क्या लिखे हैं? 2 संस्मरण लिखे हैं, एक आत्मपरिचय और दूसरा लिखा है समय की शिला पर। इनके संस्मरण भी हैं। संस्मरण कौन से हैं इनके? एक तो है आत्मपरिचय, आत्मपरिचय, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है समय की शिला पर। ठीक है, समय की शिला। ये क्या है? इनका जो है वो संस्मरण है। ठीक है, तो इस तरह से फणीश्वर नाथ रेणु जो है वो हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार भी है, कहानीकार भी है, रिपोर्टाजकार भी हैं। ठीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण था फणीश्वर नाथ रेणु के विषय में वो सारा इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी जो हैं वो इन वीडियोज़ को देखिए, लोगों तक शेयर कीजिए, अपने अपने आप जो है वो स्टेटस पर लगाइए, हाइप कीजिए, हर एक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले व्याख्यान में। इनकी कहानी करेंगे हम पहलवान की ढोलक। ठीक है, तो आज के लिए विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय हिंदी।